शेखर जी, आपका धन्यवाद कर रहा है परिवार, आपने जो मुहिम लड़ी। मैं आपसे सीधे एक लार्जर सवाल पर जाना चाहता हूं। गैंग्स ऑफ बॉलीवुड एक चीज है, रिया का यहां पर एक चीज है, लेकिन रिया चक्रवर्ती क्या इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े वकील एक झटके में मिल जाएं? एक झटके में कोई ये कह दे कि सीबीआई की जांच हो, दूसरे ही झटके में वो बदल जाए और कहने लगे कि नहीं नहीं मुंबई पुलिस जांच करे। आपको क्या दाल में कुछ काला नजर आता है? आप इतनी क्लोजली इस केस को फॉलो कर रहे हैं। अब तो कालिमा इतनी बढ़ गई। अब ये है कि ये जो सुराग जो मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि मास्टरमाइंड कहीं और है, कठपुतली नचाने वाला कहीं और है, बाकी पपेट्स इधर उधर नाच रहे हैं। ये छोटे मोटे लोगों को आगे कर दिया जा रहा है ताकि सारा मामला जो है रफा दफा किया जा सके। रिया इसकी एक बहुत छोटी सी कड़ी है, बहुत छोटी सी कड़ी, और ये कड़ी आपको बड़ी कड़ियों तक ले जाएगी। ये फाइनेंशियल जो इर्रेगुलरिटीज हुए हैं ये इस खून और इस हत्या के आगे एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये तमाम सुराग जो तथ्य बाहर आए हैं जो उजागर हुए हैं वो आपको उस दिशा की ओर ले जाएंगे जिसकी लड़ाई हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं। दीपक जी आपको क्या लगता है? ये जो 44 दिन हमारे गुजर गए और हम लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं और हमारी आवाज भी चली गई है और हमारा जो संयम है वो भी चला गया है, लेकिन कोई दिशा नजर नहीं आ रही थी। अब थोड़ी सी दिशा नजर आई है, लेकिन जो वो एक दिशा कई दिशा मुड़ रही है। मतलब आप समझे कि जो बहुत सारे लोग जब एक चीज में जुड़ जाते हैं तो वो एक गुत्थी बन जाती है। आप देखें कि कोई फिल्म आप देखें, अगर उसमें बहुत सारे ट्रैक्स खोल दिए जाते हैं तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा ट्रैक फॉलो करें और पहला वाला कौन सा था, दूसरा वाला कौन सा था, तीसरा वाला था। ये एक जिगसॉ पजल है जो सुलझते सुलझते ही सुलझेगा। अब ये इतना उलझ गया है, वो पतंग के धागों के जैसा, जैसे हम पतंग उड़ाते तो धागे उलझ जाते थे, वो फिर सुलझते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल से। तो वो हम उस अवस्था में अभी पहुंच गए जिसे अंग्रेजी में मेज कहते हैं, लैबिरिंथ, वहां पर पहुंच गए। बिल्कुल ऑक्टोपस जैसे होता है, उसकी 8 टांगे होती है, वो 8 दिशाओं में जाता है। ये केस इतना उलझ गया, धीरे धीरे जो इसके प्लेयर्स हैं, इसके जो किरदार हैं, जो इसमें शामिल हैं एक बड़े षड्यंत्र में, अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक सिरा मिल गया है तो बाकी सिरे भी सामने आ जाएंगे। शेखर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, राजा जी आपका ऑडियो फिक्स हो रहा है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा उसके लिए। तब तक शेखर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि रिया तो एक मोहरा है। ये कौन लोग हैं जो छोटे गांव से आने वाले लोगों को, आप जैसे लोगों को साइडलाइन करते हैं? आपका शानदार करियर आगाज हुआ, लेकिन वो बड़ी स्क्रीन पर क्यों नहीं टिक पाया? मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, जो बात मामा जी ने कही है, सिंह साहब ने। जी, वो इसलिए नहीं, जो सुशांत के साथ हुआ वही मेरे साथ भी उन्होंने करने की कोशिश की। मुझमें कम से कम इतनी हिम्मत थी और शायद मैं इतना सौभाग्यशाली था कि मेरा खून उन्होंने नहीं किया। मैंने टेलीविजन का रुख अपना के वो जो एक स्टेटस होता है जो फिल्मों में होता है, वो मैंने टेलीविजन के जरिए हासिल कर लिया, जो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई कि एक आदमी फिल्म से टेलीविजन में इतना कैसे बड़ा बन गया। वो फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश वो उनकी लगातार रही है और अब भी है। और जब भी मैंने कदम फिल्मों में, या मैंने बीच में यदाकदा फिल्में भी की, लेकिन उनका हमेशा ये रहा कि मुझे कई डायरेक्टर्स ने आके कहा कि आपका नाम आते ही जब हम एक बड़ा सा प्रपोजल होता है उसमें मुझे साफ कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि शेखर का नाम हटा दो। उन्होंने न वजह बताई न लोगों के नाम बताए, लेकिन जब एक बार से ज्यादा ऐसा हुआ तो मैं समझ गया कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि फिल्मों में मैं आगे बढ़ूं। हालांकि मैं बहुत अपने करियर से खुश हूं, मैंने अपना मकाम अपने बलबूते पे बनाया है और अच्छा खासा बनाया और डंके की चोट पे बनाया। ये अफसोस है कि उस सुशांत नाम के अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह में घेर के मार दिया। मैं सौभाग्यशाली था, मैं निकल आया। मेरे बेटे को भी उसी शिकंजे में उन्होंने कसा हुआ, वो भी निकल आएगा, ये मैं कहता हूं।